फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि पहली बार हम अपने चैनल पर मगध के उत्कर्ष को एक कहानी की तरह पढ़ने वाले हैं, वो भी पूरे डिटेल्स और इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ, ताकि आपको चीजों को रटना न पड़े। हम समझेंगे कैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश ने जो है मगध को जो है शक्ति प्रदान की और कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की नींव रखी। तो पूरी वीडियो में बने रहिए क्योंकि आज का सफर होने वाला है काफी रोमांचक। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आप सभी लोगों ने जो है 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा। उसमें से जो मगध था वो काफी शक्तिशाली था, काफी महत्वपूर्ण था। सबसे पहले हम जानते हैं मगध के जो है शक्तिशाली होने के कौन कौन से कारण थे। तो सबसे पहला कारण यहाँ पर देख सकते हैं आपकी प्राकृतिक सुरक्षा। तो यहाँ पर इसकी जो राजधानी थी क्या राजगृह है, वो पूरी तरीके से जो है 5 पहाड़ियों से जो है घिरी हुई थी। साथ ही साथ ये जो है गंगा, गंडक और सोन नदियों के जो है संगम पर स्थित था। पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से क्या थी, सुरक्षित थी। तो ये पहला कारण था मगध के शक्तिशाली होने का, प्राकृतिक सुरक्षा इसको जो है काफी बेहतरीन तरीके से जो है मिला हुआ था। दूसरा कारण देखें तो यहाँ पर जो है खनिजों की जो है उपलब्धता थी, लोहे की प्रचुरता थी और लोहे के कारण से यहाँ पर जो है काफी मजबूत जो हथियार है वो बनाए जाते थे। और इसी के साथ साथ कृषि उपकरण बनाने में भी इनको जो है काफी मदद मिलती थी। अब जैसे ही कृषि उपकरण बनाते थे तो उसको जो है खेती में इनको जो है काफी अच्छा मदद मिल जाता था इनके खेती करने के लिए। ये भी जो है मगध के शक्तिशाली होने का जो है दूसरा कारण है, खनिजों की उपलब्धता। तीसरा कारण यदि हम देखें तो इसकी जो भूमि थी काफी जो है क्या थी, उपजाऊ थी। गंगा के मैदान की जो है जलोढ़ मिट्टी होने के कारण यहाँ पर जो कृषि पैदावार है काफी अधिक होती थी और जो है भारी मात्रा में जो है कर वसूली किया जाता था, जिससे क्या होता था जो विशाल सेना है उसका रख रखाव जो है आसानी से ये लोग कर पाते थे। कृषि जो है काफी क्या थी, उपजाऊ थी। उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर पैदावार अधिक होता था और पैदावार अधिक होता था जिससे जो है भारी मात्रा में कर वसूलते थे। तो ये भी इसके जो है शक्तिशाली होने का तीसरा कारण हम बोल सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर जो है हाथियों का प्रयोग किया गया। मगध में जो है पहली बार युद्धों में क्या किया गया था, हाथियों का जो है बड़े पैमाने पर जो है प्रयोग किया गया था। इन सभी कारणों से जो मगध था काफी जो है क्या बन चुका था, शक्तिशाली जो है बन चुका था। आई होप ये सारी जो चीजें हैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब देखते हैं मगध साम्राज्य के शक्तिशाली शासक और जो राजवंश हुए उनके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले ये जो नोट है उसको थोड़ा सा आपको जो है ध्यान में रखना है। मगध पर जो है प्राचीन काल से लेकर के जो है मौर्य काल तक मुख्य रूप से जो है 7 जो राजवंशों ने क्या किया, वहां पर जो है शासन किया। हर्यक वंश को से जो है लेकर के मगध के साम्राज्य बनाने की जो है शुरुआत हुई। और इसके अलावा बृहद्रथ वंश को जो है सबसे क्या माना जाता है, प्राचीन माना जाता है, जो कि जो है किससे संबंधित है, महाभारत काल से संबंधित है। तो आपको इसको जो है याद रखना है। उसी को यहाँ पर दिया गया है कि जो ऐतिहासिक प्रमाण है उसी के अनुसार जो है यहाँ पर 7 राजवंशों ने जो है शासन किया था। और इस वीडियो में हम जो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। सभी राजवंशों ने और उनके शासकों ने यहाँ पर मगध पर जो है क्या किया, शासन किया। अब यदि आपको जो है इन चारों राजवंशों को याद करना है तो यहाँ पर आप जो है ट्रिक लगा सकते हैं हसीन मौसम करके। हसीन से हसीन का ह जो है आपका हर्यक वंश हो जाएगा, सी से आपका हो जाएगा शिशु नाग वंश, न से आपका हो जाएगा नंद वंश और मौसम से हो जाएगा आपका मौर्य वंश। इसी तरीके से छोटी छोटी टिप्स के साथ सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी तरीके से कहानी के साथ समझने वाले हैं। ये आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं हर्यक वंश के बारे में। मगध के प्रमुख और शक्तिशाली राजवंश, इसमें सबसे पहला है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश को क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। मैं आपको जो है इसको समझा दूंगा कि इसको क्यों बोला जाता है। इन्होंने शासन कब से कब तक किया था, तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक उन्होंने क्या किया था, शासन किया था। और हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं किसको माना जाता है, बिंबिसार को जो है माना जाता है। और हर्यक वंश में जो है कुल कितने शासक हुए, 4 शासक जो है यहाँ पर होते हैं और इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। पहला है आपका बिंबिसार, इसे क्या बोला जाता है मैंने आपको बताया, इसको जो है संस्थापक कहा जाता है हर्यक वंश का। इसके बाद आता है अजात शत्रु, यानी कि बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु। इसके बाद आता है उदयन, ये किसका बेटा है, तो ये जो है अजात शत्रु का बेटा है। और इसके बाद आता है आपका अंतिम शासक हर्यक वंश का नाग दशक। तो बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन और नाग दशक। अब इनको जो है हर्यक वंश का जो शासक हुए उनको याद करने के लिए यहाँ पर एक टिक लगा सकते हैं बौना करके। बी से आपका हो जाएगा बिंबिसार, ए से आपका हो जाएगा अजात शत्रु, यू से हो जाएगा उदयन और ना से हो जाएगा नाग दशक। इस ट्रिक को आपको जो है यहाँ पर आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर एक बौना व्यक्ति इसको यहाँ पर हमने समझाने के लिए चित्र में लगाए हुए हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश भी कहा जाता है आपके हर्यक वंश को। चलिए अब हर्यक वंश के जो प्रथम शासक हुए
बिंबिसार, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। प्रथम शासक हुए इसके बिंबिसार, कौन से वंश के? हर्यक वंश के। इन्होंने जो है 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया। मगध साम्राज्य का इसको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो बिंबिसार को जो है बोला जाता है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। इसका उपनाम दिया गया है यहाँ पर श्रेणिक, जहां पर ये जो है जैन साहित्य से जो पता है वो हमको चलता है। जो बिंबिसार है उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? राजगृह को बनाया, आज का राजगीर और बिहार। कौन से शासक ने अपनी जो राजधानी किसको बनाई? इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो प्रथम जो शासक हुए हर्यक वंश के बिंबिसार, उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? राजगृह को बनाया। विशेष में क्या है? अपने राज्य के विस्तार के लिए ये जो है त्रियक नीति जो है अपनाता था। कौन? बिंबिसार। तो ये थोड़ा सा त्रियक नीति है, इसको समझ लेते हैं। तो ये जो है अपने राज्य के विस्तार के लिए त्रियक नीति अपनाता था। त्रियक नीति में पहला है आपका युद्ध, ये जो है युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार करता था। दूसरा है आपका विवाह, विवाह के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार करता था। और तीसरा है मैत्री भाव, मित्रता करके दोस्ती करके जो है अपने राज्य का विस्तार करता था। इसी को क्या बोला गया है? इसी को यहाँ पर जो है त्रियक नीति बोला गया। ये त्रियक नीति कौन अपनाता था? तो जो है बिंबिसार जो है त्रियक नीति अपनाता था। ये जो है 15 वर्ष की आयु में जो है साम्राज्य को संभालता है और 52 वर्षों तक ये जो है कहां पर शासन करता है। 52 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? मगध पर जो है शासन के चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको समझाने के लिए लगाया गया है। और जो बिंबिसार है वो कौन से धर्म का पालन करता था? तो आपको बताना, ये जो है बौद्ध धर्म का पालन करता था। बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध के मित्र भी थे, साथ ही साथ उसके संरक्षक थे। और बेलुवन नामक जो उद्यान है बुद्ध को जो है दान में दे दिए थे बिंबिसार जी। यहाँ पर जो है इसकी राजधानी को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देता हूँ। बिंबिसार का इसकी राजधानी क्या थी? राजगीर है। तो बिंबी से आपका क्या हो जाएगा? बिंबी, और राज से राज, तो बीबी जो है क्या करती है? राज करती है। तो बिंबिसार की राजधानी क्या हो जाएगी? राजगृह। तो इस तरह आप जो इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आप देखिए, वैशाली पर ये जो है आक्रमण करता है, कौन? बिंबिसार, लेकिन इसको जीत नहीं पाता। इसको आप अभी ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अब ये जो बिंबिसार है त्रियक नीति अपनाता था, युद्ध, विवाह और मैत्री भाव। तो अब इसके जो है विवाह के बारे में देखते हैं कि कितनी पत्नियां हुई, उसके बारे में देखते हैं, बिंबिसार के विवाह के बारे में। तो प्रथम विवाह इसने किससे किया था? कौशल देवी से किया था। इसकी पहली पत्नी थी कौशल देवी। ये जो है कौन थी? कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी ये जो कौशल देवी है। और ये जो है कौन थी? प्रथम उसकी पत्नी थी बिंबिसार की। मैंने आपको जो है बताया था, ये जो है विवाह करके अपने राज्य का, साम्राज्य का विस्तार ये जो है करता था। तो जब इसकी पहली पत्नी कौशल देवी से क्या होता है? विवाह होता है, तो इसको क्या लाभ मिलता है? कौशल राज्य से इसकी जो है अच्छी खासी मित्रता हो जाती है बिंबिसार की। साथ ही साथ बिंबिसार को जो है काशी क्षेत्र का जो राजस्व है उसको दे दिया जाता है, एज स्वरूप इसको बोल सकते हैं। तो बिंबिसार को यहाँ से इसका बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा विवाह होता है आपका चेलन्ना से। इसकी दूसरी पत्नी का नाम है चेलन्ना। ये कौन थी? तो ये जो है वैशाली के लिच्छवी प्रमुख चेटक की जो है बहन थी आपकी चेलन्ना। चेलन्ना से शादी करने के बाद जो है बिंबिसार को क्या क्या प्रॉफिट होता है? तो लिच्छवियों से जो है अच्छी खासी इसकी जो है मित्रता हो जाती है। और जो बिंबिसार था आपका चेलन्ना से जो है काफी प्रेम करता था। तो इसी के गर्भ से जो है अजात शत्रु का यहाँ पर जो है जन्म होता है। और चेलन्ना जो है जैन धर्म को जो है मानती थी। तो चेलन्ना के कहने पर जो है बिंबिसार भी किसको? जैन धर्म को जो है मानने लगता है। बिंबिसार अपनी जो पत्नी, दूसरी पत्नी चेलन्ना से काफी प्रेम करते थे और उनके कहने पर ही जो है जैन धर्म भी मानने लगता है। तो ये जो दो बेनिफिट हैं, अजातशत्रु का जन्म होता है चेलन्ना के गर्भ से और लिच्छवियों से जो है उसकी मित्रता हो जाती है। आपको सिर्फ प्रथम विवाह और दूसरा विवाह यानी कि कौशल देवी और चेलन्ना, इन दोनों को जो है याद रखना काफी जो है इंपॉर्टेंट है। तीसरा विवाह होता है इसका क्षेमा के साथ। ये कौन थी? तो पंजाब के मद्र की जो है राजकुमारी थी। तो यहाँ भी उसका जो है काफी अच्छी खासी मित्रता जो है हो जाता है बिंबिसार का। तो आपको ये सारी जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इसमें। युद्ध द्वारा ये क्या करता है? अब ये जो है शादी कर लेता है, जो राज्य है उसका विस्तार तो कर लेता है, लेकिन बाद में इसको समझ में आता है कि सिर्फ शादी करने से ही काम नहीं चलता, इसको जो है युद्ध करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है? युद्ध द्वारा जो है अंग और चंपा को जो है जीतता है और साम्राज्य में अपना मिला लेता है, साम्राज्य बना लेता है। इसी समय क्या होता है? एक चीज ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। इसी समय अवंती के राजा, जिसका क्या नाम था? प्रद्योत, चंड प्रद्योत, ये जो है बीमार हो जाते हैं। और जो वैद्य लोग हैं वो बोलते हैं कि आप जो है बच नहीं सकते ऐसा करके। तब क्या करता है? जो बिंबिसार है अपने राज्य वैद्य जीवक, जिसका क्या नाम था? जीवक, उसको जो है इलाज के लिए कहाँ भेजता है? चंड प्रद्योत के पास भेजता है। और अवंती से उसकी क्या हो जाती है? मित्रता अच्छी खासी हो जाती है।
हमने जो है इसकी जो त्रियक नीति है उसमें देखा था युद्ध, विवाह और मित्रता। इन तीनों तरीके से जो है क्या करता था, अपने राज्य का जो विस्तार है वो करता जाता था। अब इसी के बाद क्या होता है, अब जो अजातशत्रु है वो बड़ा हो जाता है। सत्ता की लालच में आकर के जो है अजातशत्रु ने अपने जो पिता है बिंबिसार उसकी यहाँ पर जो है हत्या कर देता है। अजातशत्रु जो है 492 ईसा पूर्व जो है मगध की जो राजगद्दी है उस पर बैठ जाता है अपने पिताजी की हत्या करने के बाद। तो इसके जो पिताजी थे बिंबिसार वो जो है शादियों पर शादियां करते जा रहे थे लगातार। बेचारा जो अजातशत्रु है चुपचाप उसको देखता रहता था। जो पिताजी है वो सत्ता को कब छोड़ेगा ऐसा करके। एक बार जो है अजातशत्रु का दिमाग खराब हो जाता है और अपने पिता को जो है कैद कर लेता है, उसकी हत्या कर देते हैं और जो है क्या बन जाता है, मगध की राजगद्दी पर वो जो है बैठ जाता है। इस तरह से जो हय्यक वंश है उसका द्वितीय शासक आपका कौन बन जाता है, अजातशत्रु बन जाता है। चलिए अब अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय शासक ये जो है अजातशत्रु है हय्यक वंश के। इन्होंने जो है 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक क्या किया, शासन किया। बिंबिसार की हत्या के बाद जो है अजातशत्रु ने जो है अपना शासन किया। इसे क्या बोला जाता है, पितृहंता जो है कहा जाता है। आपको इसको ध्यान में रखना है। इसने क्या किया था, अपने पिता जो है बिंबिसार की हत्या करके जो है पद पर जो है शासन किया था। इसी कारण से अजातशत्रु को क्या बोला जाता है, पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका उपनाम था आपका कुणिक और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, राजगृह को ही अपनी राजधानी बनाया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि जो बिंबिसार है वो जो है वैशाली पर आक्रमण, इधर ऊपर हमने देखा था कि वे जो है वैशाली पर आक्रमण करता है लेकिन इसको जीत नहीं पाता। तो इस चीज को जो है अजातशत्रु देखा रहता है कि जो है मेरे पिताजी बिंबिसार ने जो है वैशाली पर आक्रमण किया था लेकिन जीत नहीं पाए थे। तो ये क्या करता है, जो अजातशत्रु है वो जो है वैशाली पर आक्रमण कर देता है। किसकी मदद लेकर के, अपने मंत्री, इसका क्या नाम था, वत्सकार, इसके मंत्री का नाम था वत्सकार। इसकी मदद से जो है वैशाली के लिच्छियों पर जो है विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि वैशाली ये जो है जीत लेते हैं। कौन, अजातशत्रु। और वैशाली को जीतने के लिए यहाँ पर इसने जो है 2 हथियारों का प्रयोग किया था, इसको भी आपको याद रखना है। पहला हथियार था महाशिला कंटक और दूसरा हथियार था आपका रथ मूसल। जैसे कि आपने जो है बाहुबली मूवी में इसको जो है देखा होगा। तो इन दोनों हथियारों की मदद से जो है क्या करता है, इन दोनों हथियारों का प्रयोग करता है। चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं, महाशिला कंटक और रथ मूसल। इसकी मदद से जो है वैशाली के जो लिच्छवी हैं उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ काशी और जो वज्जी संघ है उसको भी ये जो है जीत लेता है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि इसकी जो पहली मम्मी थी, कौन, कौशल देवी, उसकी जो है मम्मी हुई है। तो कौशल देवी जो है अपने भाई के पास चली जाती है, किसके पास, प्रसेनजीत के पास जो है चली जाती है और बोलती है कि आप जो है अजातशत्रु से क्या कीजिए, युद्ध कीजिए ऐसा करके। तो अपनी बहन के कहने पर प्रसेनजीत और अजातशत्रु दोनों का जो है क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें जो है अजातशत्रु जो है जीत जाता है। और उसके बाद जो प्रसेनजीत है अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देता है, अजातशत्रु से कर देता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रथम जो बौद्ध संगीति है इसी समय यानी कि अजातशत्रु के समय पर 483 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था, राजगृह में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। ये जो है प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के समय पर हुआ था। ये जो है द्वितीय शासक थे, कौन, अजातशत्रु हर्यक वंश के। अब क्या होता है, जो है अजातशत्रु का पुत्र आता है जिसका क्या नाम था, उदयन। और ये भी क्या करता है, अपने पिताजी की हत्या कर देता है, मतलब अजातशत्रु की हत्या कर देता है और बोलता है कि आप जो है दादाजी के पास जाइए, बिंबिसार जी के पास जाइए, आपने भी मेरे दादाजी को मारा था। ऐसा करके क्या कर देता है, जो उदयन है सत्ता की लालच में आकर के अपने पिता अजातशत्रु की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और इसके बाद जो है 32 वर्षों तक शासन करने के बाद उसका जो बेटा है उदयन अजातशत्रु की हत्या करके जो है राजा यहाँ पर बन जाता है मगध का। इसी कारण से जो हर्यक वंश है इसको क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। ये आगे बढ़ते हैं, उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद में आ रहा होगा तो लाइक करने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको जो इसको शेयर करते जाने हैं, बस इतना ही मदद आप जो है कर दीजिएगा। ये अब आगे बढ़ते हैं और तृतीय शासक हर्यक वंश के जो है तीसरे शासक के बारे में पढ़ते हैं, जिसका क्या नाम है, उदयन। ये जो है 461 ईसा पूर्व से लेकर के 445 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। पिता की हत्या करने के कारण भी इसे भी क्या बोला जाता है, पितृहंता कहा जाता है। इसने अपने पिता किसको मार दिया था, अजातशत्रु को मार दिया था। इसी कारण से इसको भी क्या बोला जाता है, पितृहंता कहा जाता है। और ये जो उदयन था वो कौन था, जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, पाटलिपुत्र को बनाया। गंगा और सोन नदियों के संगम पर अपनी राजधानी जो है बनाता है। लेकिन बिंबिसार और अजातशत्रु इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, राजगृह को बनाया था। लेकिन यहाँ पर जो उदयन है आता है और ये कौन था, तृतीय शासक था हर्यक वंश का, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना देता है।
उदयन के बाद जो है उसके लगातार जो है कमजोर उत्तराधिकारी जो है क्रमशः अनिरुद्ध, मुंडक और नाग दशक ने शासन किया। लगातार जो है जो उत्तराधिकारी है क्रमशः शासन करते गए और हर्यक वंश का अंतिम शासक आता है आपका नाग दशक। इसके बारे में हम जो है पढ़ते हैं। ये जो नाग दशक था अयोग्य शासक होने के कारण से इसकी हत्या कौन कर देता है? उसी के सेनापति जिसका क्या नाम था? शिशुनाग ने हत्या कर दिया और उसके बाद वो जो है क्या करता है, खुद ही वो जो है राजा बन जाता है। नाग दशक जो है काफी मूर्ख व्यक्ति था, इसको जो है शासन करने नहीं आता था। ये जो है एक अयोग्य शासक था और अंतिम शासक था किसका? हर्यक वंश का। और नाग दशक के सेनापति कौन थे? शिशुनाग। तो जब इसको जो है पता चलता है कि जो राजा है वो तो मूर्ख है ऐसा करके, तो शिशुनाग क्या करता है? नाग दशक की हत्या यहाँ पर जो है कर देता है। देख सकते हैं यहाँ पर नाग दशक, इसको चित्र में समझाने के लिए यहाँ पर लिया गया है। ये जो है क्या करता है? नाग दशक की हत्या करता है। कौन? शिशुनाग, जो कि सेनापति था। और उसके बाद ये जो है अपना एक नवीन वंश शिशुनाग वंश की वहां पर नींव रखता है मगध पर। इस तरह से हमने पूरे हर्यक वंश और उसके जितने भी शासक हुए शुरू से लेकर के अंतिम शासक उसको समझ लिया। चलिए अब हम जो है शिशुनाग वंश का हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर जो है दूसरा राजवंश आता है आपका शिशुनाग वंश। ये जो है 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक आपका आता है शिशुनाग वंश, जिसने क्या किया था? नाग दशक की हत्या करके जो है शिशुनाग वंश की इन्होंने नींव रखी थी। तो इसके प्रथम शासक है आपके शिशुनाग, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। इसने क्या किया? अवंती और वत्स पर जो है राज्य पर अधिकार कर उन्हें अपने साम्राज्य में जो है मिला लिया। साथ ही साथ जो शिशुनाग है उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो इसने अपनी राजधानी जो है वैशाली को जो है बनाता है और इसका बंगाल से लेकर के मालवा तक का जो भूभाग है पूरा जो है इसका क्षेत्र इसमें सम्मिलित कर लिया। इसमें आपको सिर्फ इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या होता है? शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा है कालाशोक जो है गद्दी पर बैठता है। यहाँ पर चित्र में देखिए शिशुनाग जो है शासन करता है और शिशुनाग वंश की जो है स्थापना करता है। प्रथम शासक शिशुनाग वंश का शिशुनाग। ये क्या करता है? इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसका जो बेटा है कालाशोक वो क्या करता है? गद्दी पर ये जो है बैठ जाता है मगध की। क्या हो जाएगा? ये जो है द्वितीय शासक हो जाएगा शिशुनाग वंश का। कौन? कालाशोक। चलिए अब जो है कालाशोक के बारे में पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको जो है अच्छे से ध्यान से समझते जाना है। द्वितीय शासक आपका आता है कालाशोक। ये कौन था? ये जो है शिशुनाग का पुत्र था। इसने जो है 344 ईसा पूर्व से लेकर के 366 ईसा पूर्व तक इसने क्या है शासन किया। इसे क्या बोला जाता था? काक वर्ण भी कहा जाता था। आपको इसको याद रखना है। कालाशोक क्या बोला जाता था? काक वर्ण। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, इसको समझाने के लिए लगाया गया है। इसे जो है काक वर्ण भी कहा जाता था कालाशोक को। अब फिर से ये क्या करता है? वैशाली के स्थान पर पुनः जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। कौन? द्वितीय शासक कालाशोक शिशुनाग वंश का। और इसी के समय पर द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है आयोजन इसी के शासन काल में कब होता है? 383 ईसा पूर्व में। कहां पर होता है? वैशाली में जो है होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। काला जो शोक है उन्होंने लगभग जो है 28 वर्षों तक जो है शासन किया मगध पर। और काला शोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे, जिन्होंने जो है 22 वर्षों तक जो है शासन किया। तो आप जो है सारी चीजों को समझ रहे होंगे। इसके बाद आता है आपका अंतिम शासक। कौन? नंदीवर्धन। ये जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है आपका नंदीवर्धन। इसी को जो है महानंदिन भी कहा जाता है। यहाँ पर चित्र में देखिए समझाने के लिए लगाया गया है। ये जो है शिशुनाग वंश का क्या है? अंतिम शासक है। इसकी हत्या कौन कर देता है? तो नंदीवर्धन की हत्या जो है महापद्म नंद नामक व्यक्ति ने कर दी और शिशुनाग वंश का जो है पूरी तरीके से क्या कर दिया? अंत कर दिया। और नंद वंश की यहाँ पर क्या करता है? वो जो है स्थापना करता है। आपको बता दूं ये जो नंदीवर्धन है वो आपका है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। तो जो महापद्मनंद है नामक जो व्यक्ति है नंदीवर्धन का जो है हत्या कर देता है और पूरी तरीके से शिशुनाग वंश का जो है अंत करके नंद वंश की जो है स्थापना करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा राजवंश वंश के बारे में। इन्होंने जो है 344 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था मगध पर। नंद वंश के प्रथम शासक यदि आपको पूछा जाए तो इसके प्रथम शासक आपके महापद्मनंद। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है नंदीवर्धन की हत्या की और शिशुनाग वंश का अंत करके जो है नंद वंश की नींव रखी थी। तो इसके प्रथम शासक कौन हो गए? ये जो है महापद्मनंद जी नंद वंश के जो है प्रथम शासक हो गए। यहाँ पर आपको चीजों को जो है समझना है। तो महापद्मनंद थे। महापद्मनंद को जो है मगध साम्राज्य का जो है प्रथम शूद्र शासक इसको जो है माना जाता है। आपको इसको बिल्कुल याद में रख लेना है। साथ ही साथ इसने जो है कलिंग जीत करके जो है एक राठ की जो उपाधि है वो भी पाई। किसने? महापद्मनंद। यहाँ पर चित्र में देखिए इसको समझाने के लिए इसने क्या किया?
कलिंग जो है जीता और उसको जो है कलिंग जीतने के बाद जो है एक राट की जो उपाधि है वो ये जो है प्राप्त कर लेता है महापद्मनंद। साथ ही साथ ये जो है कौन सा शासक था, मगध साम्राज्य का प्रथम शूद्र शासक इसको जो है माना जाता है। और साथ ही साथ इसने जो है क्षत्रियों का नाश करने के कारण इसको क्या बोला गया, सर्व क्षत्रिय हंता भी इसको जो है कहा जाता है महापद्मनंद को। साथ ही साथ इसको क्या बोला जाता है, महापद्मनंद को भार्गव यानी कि दूसरे परशुराम का जो अवतार है वो भी कहा जाता है। तो आपको इन सभी चीजों को याद करना है और याद करने के लिए आप यहाँ पर ट्रिक लगा सकते हैं ए बी सी। ए से आपका हो जाएगा, इसने जो है ए से एक राट की जो उपाधि है वो प्राप्त की। बी से आपका हो जाएगा भार्गव यानी कि दूसरे परशुराम का अवतार इसको कहा जाता है। और सी से आप याद कर लेंगे सर्व क्षत्रिय हंता। तो ये सारे के सारी चीज किसके लिए था, महापद्मनंद। ये जो है शूद्र शासक था। नीचे ऊपर जो टिक बताए हैं उसी से आपको इसको याद रखना है, ए बी सी। ए से आपका हो जाएगा एक राट, बी से आपका हो जाएगा भार्गव और सी से आपका हो जाएगा सर्व क्षत्रिय हंता। ये सारी चीजें किसके लिए था, जो नंद वंश के प्रथम शासक थे महापद्मनंद जी, इसके बारे में यहाँ पर बोला जाता है। सारी की सारी इसकी जो है उपाधियां हैं, आप इसको जो है याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है बॉक्स में दिया गया है, महापद्मनंद के जो है 8 पुत्र थे, उसमें से जो है धनानंद जो है नंद वंश का क्या बना, अंतिम शासक बना। अब जो है हम धनानंद के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है द्वितीय शासक और इसी को अंतिम शासक भी बोल सकते हैं। कौन से वंश का, नंद वंश का। तो द्वितीय शासक है आपका धनानंद। यहाँ पर चित्र में देखिए, इसको जो है धन इकट्ठा करने का क्या था, व्यसन था। धनानंद थे द्वितीय शासक नंद वंश के, इसको जो है धन इकट्ठा करने का व्यसन था, इसी कारण इसको जो है धनानंद यहाँ पर कहा जाता है। ये जो है सिकंदर का जो है समकालीन इसको माना जाता है। किसको, धनानंद को जो है सिकंदर का समकालीन इसको माना जाता है। साथ ही साथ मगध साम्राज्य का सबसे विशाल सेना वाला जो शासक है किसको, धनानंद को भी माना जाता है। इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ धनानंद को जो है अग्रमीज और जैंद्रमीज भी इसको कहा जाता है। किसी को, धनानंद को। इसी के शासन काल में जो है 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने जो है भारत का जो पश्चिमी तट है वहां पर जो है आक्रमण किया था। चीज को आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। जब जो है नंद वंश के द्वितीय शासक यानी कि धनानंद जो है जब शासन कर रहे थे, तो इसी के समय पर जो है सिकंदर ने क्या किया, 326 ईसा पूर्व भारत के पश्चिमी तट पर जो है आक्रमण कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है चाणक्य जी की एंट्री होती है चित्र में। यहाँ पर देखिए, इसको समझिए। चाणक्य जो है सिकंदर को रोकने का प्रस्ताव लेकर के जो है किसके पास आता है, धनानंद के पास आता है। ये जो है चाणक्य है, तो सिकंदर को रोकने के प्रस्ताव लेकर के जो है धनानंद के पास जो है आते हैं। लेकिन जो है धनानंद ने चाणक्य का जो है अपमान किया। पूरी भरी सभा में जो है चोटी वगैरह जो है खींच दिया जाता है चाणक्य जी का, और उसको जो है काफी अपमान किया जाता है। चाणक्य किस लिए आए थे, वो जो है आए थे कि आप जो है सिकंदर को रोक सकते हो, ऐसा करके जो है प्रस्ताव लेकर के आए थे धनानंद के पास। लेकिन धनानंद ने जो है पूरा उसका क्या कर दिया, अपमान कर दिया। अब जो है अपने अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने जो है और पूरे नंद वंश की समाप्ति करने की वो जो है प्रतिज्ञा लेता है। कौन, चाणक्य। जो चाणक्य जी हैं अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से जो है धनानंद को पूरी तरीके से परास्त कर देते हैं और जो है मौर्य वंश की यहाँ पर जो है नींव रखते हैं चाणक्य जी की मदद लेकर के। चंद्रगुप्त मौर्य जो इनके जो शिष्य हैं उनकी मदद लेकर के जो है ये जो धनानंद है उसको परास्त कर लेते हैं। अपने वो जो अपमान है उसका बदला भी ले लेते हैं। उसने प्रतिज्ञा ली थी जैसा मैंने आपको बताया। तो जो है क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से धनानंद को जो है पूरी तरीके से परास्त कर देते हैं और यहाँ पर जो है मौर्य वंश की जो नींव है वो रखते हैं। तो आपको ये जो सारी जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज का जो वीडियो है यहीं तक हम जो है रखते हैं कि आप जो है इसके आगे ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो मुझको जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए आगे लेकर के मैं आ सकूं, मौर्य वंश का पूरा आगे।